जय हिंद साथियों। शुरुआत करते हैं 13 जनवरी 2025 के डेली करंट अफेयर्स एनालिसिस की। इंटरनेशनल रिलेशंस की चर्चा करें तो इंडिया और मंगोलिया ने फॉर्म की है माइनिंग पार्टनरशिप। तो आपको याद रखना है, आपसे डायरेक्टली ये पूछा जाएगा कि इंडिया ने किस कंट्री के साथ माइनिंग पार्टनरशिप फॉर्म की है। तो आपको याद रखना है इंडिया और मंगोलिया ने माइनिंग पार्टनरशिप फॉर्म की है। अब दोनों को कुछ लाभ हो रहा होगा तभी तो ये माइनिंग पार्टनरशिप फॉर्म हुई होगी। तो इंडिया को क्या लाभ है ये देखते हैं। तो इंडिया को ये लाभ है कि इट विल हेल्प इन सिक्योरिंग रिसोर्सेज लाइक कॉपर एंड कोकिंग कोल। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। इंडिया के लिए क्या इसमें फोकस रहेगा या इंडिया का क्या लाभ रहेगा। तो इसमें इंडिया को हेल्प मिलेगी सिक्योर करने में रिसोर्सेज लाइक कॉपर एंड कोकिंग कोल। तो ये बात आपको याद रखनी है, कॉपर और कोकिंग कोल को आसानी से सिक्योर किया जाएगा। ये बात हो गई इंडिया की तरफ से। मंगोलिया का क्या लाभ रहेगा। तो मंगोलिया का ये लाभ रहेगा इसमें कि मंगोलिया के जो ट्रेडिशनल पार्टनर्स रहे हैं जैसे रशिया और चाइना, उनसे क्या होगा, अब डाइवर्सिफिकेशन होगा। वो अपना सामान अब कहीं और भी बेच सकते हैं अपार्ट फ्रॉम रशिया एंड चाइना। तो यहाँ पे हम आपको मैप के माध्यम से समझाने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, ये मंगोलिया है आपके सामने, आप देख पा रहे होंगे ये मंगोलिया है आपके सामने। नॉर्थ पार्ट में देखिए मंगोलिया के, तो नॉर्दर्न बॉर्डर ये शेयर करता है रशिया के साथ। ठीक है, नॉर्दर्न पार्ट में ये बॉर्डर शेयर करता है रशिया के साथ। और सदर्न पार्ट में हम देखें अगर मंगोलिया के, तो सदर्न पार्ट में है चाइना। तो ये पूरी तरीके से लैंडलॉक्ड कंट्री है जिसमें नदर्न पार्ट में रशिया का बॉर्डरिंग कंट्री है, रशिया बॉर्डरिंग कंट्री है, और सदर्न पार्ट में जो है चाइना बॉर्डरिंग कंट्री है। तो ये बात आपको याद रखनी है मंगोलिया से संबंधित कि ये क्या है, ये पूरी तरीके से लैंडलॉक्ड कंट्री है। ये है मंगोलिया पूरा, आपको ये जो दिख रहा है ये मंगोलिया है। मंगोलिया की कैपिटल क्या होती है, मंगोलिया की कैपिटल होती है उलान बातूर। ठीक है, तो ये बात हो गई मंगोलिया की। नेक्स्ट चर्चा करें तो पीएम मोदी जी अटेंड करेंगे एआई एक्शन समिट इन फ्रांस। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सबसे पहले हमको देखना है कि कौन अटेंड करेगा। तो पीएम मोदी जी अटेंड करेंगे, भारत का प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री मोदी जी करेंगे। कहाँ पे करेंगे, कौन से इवेंट में करेंगे, तो एआई एक्शन समिट में ये करेंगे। एआई एक्शन समिट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्शन समिट, कहाँ पे ये होगी, तो ये फ्रांस में आयोजित की जाएगी। याद रखिएगा, फ्रांस में ये आयोजित किया जाएगा। तो इवेंट कौन सा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई एक्शन समिट। याद रखिएगा, एआई एक्शन समिट कौन सी डेट पे ये किया जाएगा, होस्ट किया जाएगा, ऑर्गेनाइज किया जाएगा। तो ये फरवरी 10 और फरवरी 11 2025 को ये ऑर्गेनाइज किया जाएगा। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। लोकेशन हमने देखी पेरिस फ्रांस, फ्रांस की कैपिटल है पेरिस। तो वहां पे इसका आयोजन किया जाएगा एआई एक्शन समिट का। होस्ट कौन होगा, तो होस्ट जो होंगे वो फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रॉन साहब होंगे। कौन कौन अटेंडीज होंगे, कौन कौन अटेंड करेंगे, तो जो हेड ऑफ स्टेट्स हैं, प्राइम मिनिस्टर्स हैं, प्रेसिडेंट हैं, जो सीईओज होंगे, एकेडमिया होंगे, एनजीओ, अदर पर्सन जो और नामी गिरामी लोग होंगे वो अटेंड करेंगे। क्या थीम्स रहेंगी, तो पब्लिक इंटरेस्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, द फ्यूचर ऑफ वर्क, इनोवेशन एंड कल्चर, ट्रस्ट इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ग्लोबल एआई गवर्नेंस। तो ये कुछ थीम होगी एआई एक्शन समिट की जो कि फ्रांस में होस्ट किया जाएगा। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करें तो जापान ने सैंक्शंस लगाए हैं रशिया के ऊपर। ये बात आपको याद रखनी है, किस कंट्री ने सैंक्शन लगाया है रशिया के ऊपर हाल में ही। तो हो सकता है आपको कंफ्यूज करने के लिए यूएस भी दे दिया जाए। तो आपको याद रखना है यूएस ने बहुत पहले ही सैंक्शन लगा रखे हैं, अब हाल में जापान ने सैंक्शन लगाया है। किस किस चीज़ के लिए लगाया है, तो यूक्रेन वॉर में जो रशिया का एग्रेशन है उसके चलते जापान ने टाइट किया है सैंक्शंस ऑन रशिया ओवर यूक्रेन वॉर। तो ये बात आपको याद रखनी है, जापान इंट्रोड्यूस या इम्पोज्ड न्यू सैंक्शंस ऑन रशिया इंक्लूडिंग फ्रीजिंग एसेट्स एंड टारगेटिंग ऑर्गेनाइजेशंस एडिंग रशिया इन इवेटिंग सैंक्शंस। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है, किस किस कंट्री ने हाल में ही रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगाए हैं उनके यूक्रेन वॉर पार्टिसिपेशन से संबंधित। तो ये करने वाला जो देश है ये है जापान। और ये जो पॉलिसी है जापान की, सैंक्शनिंग पॉलिसी ऑन रशिया, ये अलाइनमेंट धारण करती है G7 कंट्रीज के साथ। तो G7 कंट्रीज में जो पूरी एक डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं उनका भी यही स्टैंड रहा है रशिया को लेकर। तो ये अलाइंड हो जाती है, जो जापानीज पॉलिसी है ये अलाइंड होती है G7 की पॉलिसीज के साथ, विच डिमांड्स कलेक्टिव रिस्पॉन्स टू रशियन इन्वेजन ऑफ यूक्रेन। तो ये बात भी याद रखिएगा। नेक्स्ट चर्चा करते हैं डोनाल्ड ट्रंप के स्वेरिंग इन सेरेमनी की। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं, जो कि 47th यूएस के प्रेसिडेंट बनेंगे, उनकी
जो स्वेरिंग इन सेरेमनी होगी, जब वो शपथ लेंगे, तो वो 20 जनवरी को होगी। और इंडिया का प्रतिनिधित्व इस स्वेरिंग इन सेरेमनी में डॉक्टर एस जयशंकर करेंगे। ये बात आप याद रखिएगा, कंफ्यूज मत हो जाइएगा। मोदी जी नहीं कर पाएंगे किन्हीं कारणवश। ये जो इंडिया का रिप्रेजेंटेशन करेंगे, भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे, वो डॉक्टर एस जयशंकर, जो कि इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं, उनके द्वारा भारत का प्रतिनिधित्व किया जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप, जो कि 47वें यूएस के राष्ट्रपति होंगे, उनकी स्वेरिंग इन सेरेमनी में, उनके शपथ दिवस समारोह में, ठीक है, शपथ समारोह में। नेशनल न्यूज की चर्चा करें तो यूनियन मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल ने अनवील किया है नेशनल रिवर ट्रैफिक एंड नेविगेशन सिस्टम। तो ये बात आपको याद रखनी है, क्या नए प्लेटफॉर्म का नाम है, तो नेशनल रिवर ट्रैफिक एंड नेविगेशन सिस्टम। याद रखिएगा, नेशनल रिवर ट्रैफिक एंड नेविगेशन सिस्टम किसने अनवील किया है, तो यूनियन मिनिस्टर हैं सर्बानंद सोनोवाल जी, उन्होंने ये अनवील किया है नेशनल रिवर ट्रैफिक एंड नेविगेशन सिस्टम। लॉन्च डेट क्या थी, तो 11 जनवरी 2025 को ये लॉन्च किया गया था। याद रखिएगा, 11 जनवरी 2025 को लॉन्च किया गया था नेशनल रिवर ट्रैफिक एंड नेविगेशन सिस्टम। कहाँ पे लॉन्च किया गया था, तो ये सेकेंड इनलैंड वाटर वेज डेवलपमेंट काउंसिल की मीटिंग हुई थी काजीरंगा, असम में। वहां पे सर्बानंद सोनोवाल जी ने नेशनल रिवर ट्रैफिक एंड नेविगेशन सिस्टम लॉन्च किया था। तो आपको डेट याद रखनी है, साथ ही साथ आपको कहाँ पे ये लॉन्च किया गया था, किस मीटिंग में लॉन्च किया गया था, ये भी आपको याद रखना है। तो ये किस मीटिंग में लॉन्च किया गया था, तो ये सेकेंड मीटिंग में लॉन्च किया गया था, ठीक है। हो सकता है आपसे बोल दें कि फर्स्ट मीटिंग में या थर्ड मीटिंग में, तो आपको याद रखना है जो नेशनल रिवर ट्रैफिक एंड नेविगेशन सिस्टम है, ये सेकेंड मीटिंग में लॉन्च किया गया था। किसकी सेकेंड मीटिंग में, तो इनलैंड वाटरवेज डेवलपमेंट काउंसिल की। और ये कहाँ हुई थी इस काउंसिल की मीटिंग, तो ये काजीरंगा, असम में ये मीटिंग हुई थी, जहाँ पे नेशनल रिवर ट्रैफिक एंड नेविगेशन सिस्टम को लॉन्च किया गया है, ठीक है। ये बात हो गई। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि जो सेफ्टी है और एफिशिएंसी है इनलैंड वाटरवेज की, उनको बढ़ाया जा सके। सेफ्टी और एफिशिएंसी बढ़ाई जा सके किसकी, इनलैंड वाटरवे ट्रांसपोर्ट अक्रॉस इंडिया की। इनलैंड वाटरवेज कौन से होते हैं, जो नदी के रास्ते जाते हैं, ठीक है, जो इनलैंड होते हैं, नदी के रास्ते जो जाते हैं, उनको सेफ करना और उनको एफिशिएंट बनाना। यहाँ पे एक बात बताई गई है कि इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो होगा अगले 5 सालों के लिए रिवर ट्रैफिक और नेविगेशन सिस्टम में, वो लगभग 50,000 करोड़ का होगा। तो हल्का सा ये याद रखिएगा। और ये जो 50,000 करोड़ है, ये आने वाले 5 सालों में इसको इन्वेस्ट किया जाएगा। इनलैंड वाटरवेज डेवलपमेंट काउंसिल की बात करें तो ये स्टैब्लिश की गई थी 2023 में। याद रखिएगा, हाँ, अभी बहुत नई बॉडी है ये, 2023 में स्टैब्लिश की गई थी। ये क्या करता है, ये कोलैबोरेशन स्थापित करता है, कोलैबोरेशन को फॉस्टर करता है बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट टू मैक्सिमाइज इकोनॉमिक पोटेंशियल ऑफ इनलैंड वाटर बॉडीज। कुछ और चर्चा कर लें बैकग्राउंड में, तो नेशनल वाटरवेज एक्ट पास किया गया था 2016 में, जिसके अंतर्गत 111 वाटरवेज को आइडेंटिफाई किया गया था। ये कब हुआ था, तो नेशनल वाटरवेज एक्ट 2016 में 111 वाटरवेज को आइडेंटिफाई किया गया था। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करें तो विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2025 होस्ट किया गया है। देख लेते हैं कहाँ पे और किसने होस्ट किया है। तो किसने ऑर्गेनाइज किया था, विकसित भारत यंग लीडर्स प्रोग्राम। अब यंग लीडर्स की बात हो रही है तो कौन सी मिनिस्ट्री इन्वॉल्व होगी, तो इसमें मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स इन्वॉल्व होगी। तो डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर्स अंडर यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर मनसुख मांडविया ने ये विकसित भारत फॉर यंग लीडर्स डायलॉग इनिशिएट किया था, ऑर्गेनाइज किया था। कब ये शुरुआत हुई थी इसकी, तो इसकी शुरुआत की गई थी 10 जनवरी 2025 को नई दिल्ली में, ठीक है। ये बात याद रखिएगा, नई दिल्ली में इसका कमेंसमेंट किया गया था। पर्पस क्या है, अब इसमें यंग लीडर्स का सशक्तिकरण करना, एम्पावर करना, उनको डिस्कशंस में एंगेज करना, कंपटीशन होल्ड करना, ताकि जो भी चीज़ें हैं निखर के आए, उनकी स्किल डेवलपमेंट हो सके, कल्चरल को एक्सपीरियंस कराना। साथ ही साथ क्या हो कि इंडिया का जो विजन है ऑफ बिकमिंग अ डेवलप्ड नेशन बाय 2047, उसको उसमें कंट्रीब्यूशन किया जा सके यूथ के द्वारा। तो ये कुछ बात थी यंग लीडर्स डायलॉग 2025 की। नेक्स्ट बात करते हैं फूड एंड बेवरेज एक्सपोर्ट्स की। तो इंडिया टारगेट करेगी $100 बिलियन फूड एंड बेवरेज एक्सपोर्ट्स। ये कहना है मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पीयूष गोयल जी का। तो पीयूष गोयल जी ने एक गोल स्थापित किया, एक गोल सेट किया है, जिसके अंतर्गत क्या होगा, $100 बिलियन का एक्सपोर्ट किया जाएगा। किसमें, फूड एंड बेवरेज में, फूड बेवरेज एग्रीकल्चर और मरीन सेक्टर्स में विद इन 5 ईयर्स। ये कहाँ पे बोला गया था, तो ये इंडस फूड 2025 जो आयोजित किया गया था नई दिल्ली में, वहाँ पे पीयूष गोयल जी ने इस गोल के बारे में बताया था। इस गोल के
एस्टैब्लिशमेंट के बारे में बताया था। इंडस फूड इनिशिएटिव की बात करें तो ये 2017 में लॉन्च किया गया था बाय ट्रेड प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया। ये बात याद रखिएगा। इसका एम क्या होता है, तो ये कनेक्ट करता है इंडिया की फूड एंड बेवरेज कंपनीज विद ग्लोबल इंपोर्टर्स एंड ड्राइव एक्सपोर्ट्स। तो ये बात भी याद रखिएगा। इससे पहले हम लोग ने 2-3 दिन पहले के करंट अफेयर्स, डेली करंट अफेयर्स में हम लोग ने इंडस फूड की सारी चर्चा कर ली थी, तो उसको यहाँ पे नहीं दोहराएंगे, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ आप डेली फॉलो करिए, और वो 2-3 दिन पहले का ही वीडियो है जिसमें हमने इंडस फूड के बारे में सारी चर्चा की है। इन्वायरमेंट की बात करें तो अर्थ ने पहली बार ब्रीच किया है 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड लिमिट फॉर द फर्स्ट टाइम इन 2024। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात याद रखिएगा। 2024 में पहली बार जो अर्थ का टेम्परेचर है, जो पृथ्वी का तापमान है, वो 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा हुआ है, या 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड लिमिट को क्रॉस किया है। तो ये बात आपको याद रखनी है। दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट ग्लोबल टेम्परेचर्स एक्सीडेड 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड अबव प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स। तो डायरेक्टली आपसे यही पूछा जाएगा कि कितना लिमिट रीच हुई है या कितना ब्रीच हुई है। तो याद रखना है आपको कितनी ब्रीच हुई है, तो 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड की लिमिट जो है वो ब्रीच की गई है पृथ्वी द्वारा। इतना ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा है, इतना ज़्यादा क्लाइमेट चेंज हो रहा है कि क्या हो गया है कि 2024 में पृथ्वी ने एक्सीड किया है, अर्थ ने एक्सीड किया है टेम्परेचर 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड अबव प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स। तो ये बात आपको याद रखनी है। ये किसने रिपोर्ट किया, ये बहुत ज़रूरी बात है। ये किसके द्वारा रिपोर्ट किया गया है, तो ये कोपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस है यूरोपियन यूनियन की। इन्होंने इस बात की जानकारी दी है, इन्होंने इस बात का रिपोर्ट किया है कि क्या हो गया है कि 2024 में 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड की जो लिमिट थी, टेम्परेचर लिमिट थी, वो ब्रीच हो चुकी है। तो मतलब खतरे की घंटी अब बहुत ज़ोर ज़ोर से बजने लगी है। ग्लोबल टेम्परेचर फॉर 24 क्या था, तो ये था 15.1 डिग्री सेंटीग्रेड, मेकिंग 2024 द वार्मेस्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड। साथ ही साथ 1.60 डिग्री सेंटीग्रेड हायर देन प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स। तो इस बार का टेम्परेचर कितना रहा है, तो 1.6 डिग्री सेंटीग्रेड रहा है। ये बात याद रखिएगा। अब कुछ लोग वार्निंग दिए जा रहे हैं, लेकिन अब मनुष्य का क्या है, मानना है ही नहीं कुछ। तो ये कुछ बातें लिखी हुई हैं, ये आप मेंस में यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन की बात करें तो आप जानते होंगे सदर्न कैलिफोर्निया में विंटर वाइल्ड फायर्स बहुत तगड़ी लगी हुई हैं, जिससे काफ़ी ज़्यादा जान और माल का नुकसान हुआ है। आपने देखा होगा, न्यूज़ में कवर किया जा रहा है, इंस्टाग्राम पे काफ़ी रील्स चल रही हैं जो कवर किया जा रहा है कि सदर्न कैलिफोर्निया में कितनी भीषण आग लगी है। तो उस भीषण आग के पीछे कुछ जानकारी लेने की कोशिश करते हैं और कुछ कारण जानने की कोशिश करते हैं कि क्यों ऐसा हुआ है। तो ये लोकेशन सबसे पहले देख लेते हैं। तो सदर्न कैलिफोर्निया, पर्टिकुलरली लॉस एंजल्स में ये हुआ है। लॉस एंजल्स जहाँ पे बड़े बड़े लोगों का घर है, और हॉलीवुड हिल्स जहाँ पे हॉलीवुड के सेलिब्रिटीज़ का घर है, वहाँ पे क्या हो रखा है, वहाँ पे भीषण आग लगी हुई है। कौन कौन सी वाइल्ड फायर्स इन्वॉल्व है यहाँ पे, तो पैलिसेड फायर है, ईटन फायर है, सनसेट फायर है, हर्स्ट फायर है और लिडिया फायर है। मैप के माध्यम से हम आपको समझाते हैं। ये जो देख रहे हैं आप, ये पूरा लॉस एंजल्स है, ठीक है। ये लॉस एंजल्स है, यहाँ पे सदर्न कैलिफोर्निया का ये पार्ट है। तो यहाँ पे देखिए कैसे कैसे फायर लगी हुई हैं, तो बहुत ध्यान से देखिएगा। हो सकता है आपसे जो फायर्स हुई हैं उन्हीं का आपसे नदन से सदन लगाने के लिए बोल दें। तो सबसे ऊपर है लीडिया फायर, ये है लीडिया फायर, ये देखिए यहाँ पे ये है लीडिया फायर। फिर है हर्स्ट फायर, ये नीचे ये वाले पार्ट में है ईटन फायर। फिर है यहाँ पे सनसेट फायर, और ये है पैलिसेड्स फायर। और ये पूरा एरिया जो है, ये पूरा रीजन जो है, ये लॉस एंजल्स का रीजन है, जहाँ पे बड़े बड़े लोगों के बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ के घर हैं। इससे ज़्यादा जो हानि हुई है वो बहुत ज़्यादा हानि हो गई है। तो यहाँ पे आप समझ चुके होंगे कि फायर, ये कुछ फायर्स ऐसी ऐसी जगहों पे लगी हैं और कैसे नॉर्थ टू साउथ इनका अरेंजमेंट किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं क्या रीजंस रहे हैं इतनी ज़्यादा भीषणता के, इतनी ज़्यादा इंटेंसिटी कहाँ से आई है, इन सब के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो पहला जो रीज़न है वो ये है कि पहले वेट वेदर था, फॉलोड बाय ड्राई कंडीशंस, ठीक है। पहले क्या हुआ, अनयूजुअली वेट विंटर्स नहीं थी। विंटर्स क्या थी, वेट थी, जहाँ पे खूब बारिश हुई थी। अब खूब बारिश हुई है तो उससे क्या हुआ है, वेजिटेशन ग्रोथ हो गई है, खूब पेड़ पौधे सब प्लांट उग गए हैं। इसके बाद क्या हुआ, एकदम से ड्राई कंडीशंस आ गई, ठीक है। एकदम से ड्राई कंडीशंस आ गई, अब खूब ढेर सारे हरे भरे पेड़ पौधे खूब हैं, लगे हुए हैं। अब ज़रा सी भी इनमें अगर आग लग जाए तो ये भीषण
दूर तक फैल सकती है, भीषण आग लग सकती है। तो यही हुआ कि पहले वेट वेदर था, वेट वेदर की वजह से क्या हुआ, वेजिटेशन ग्रोथ बहुत तेज हो गई, वेजिटेशन ग्रोथ बहुत तेज हो गई। इसके बाद एक्सट्रीमली ड्राई कंडीशंस आ गई। अब ड्राई कंडीशंस क्या होती हैं, फायर हैजर्ड होती हैं, ठीक है। फायर हैजर्ड में, ड्राई कंडीशंस में फायर हैजर्ड का खतरा होता है। तो इसके बाद क्या हुआ, इसी की वजह से, ड्राई कंडीशंस होने की वजह से आग लग गई, और वो बहुत ही हाई इंटेंसिटी की आग लग गई। तो ये दो कंडीशंस हैं, जो ये पहली कंडीशन है जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और एग्जाम में आपके ये पूछे जाने की पूरी प्रोबेबिलिटी है मेंस एग्जाम में कि ये क्या कारण थे सदर्न कैलिफोर्निया विंटर वाइल्ड फायर्स के। तो आप अपने आंसर को सपोर्ट कैसे करेंगे, आप अपने आंसर को ऐसे सपोर्ट करेंगे कि 2024 की जो विंटर थी ये ड्राइएस्ट विंटर थी इन सदर्न कैलिफोर्निया सिंस 1944, ठीक है। 2024 की जो विंटर थी इज रिकॉर्डेड एज ड्राइएस्ट इन सदर्न कैलिफोर्निया सिंस 1944। तो ये बात आप अपने मेंस एग्जाम में सपोर्ट करेंगे। दूसरा क्या रीजन रहा है, तो यहाँ पे सेंट एना विंड्स फ्लो करती हैं। सेंट एना विंड्स क्या करती है, अब एक बार एक छोटी सी कहीं आग लगी और सेंट एना विंड्स बहुत जोर से बहती हैं, ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग विंड्स, इनका बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रेशर रहता है, तो बहुत जोर से बहती हैं। तो अब क्या हुआ, एक जगह से आग लगी तो वो फैलती चली गई, और ये फैलती किसके कारण चली गई, तो सेंट एना विंड्स की वजह से हाई प्रेशर सिस्टम डेवलप हुआ, कॉजिंग स्ट्रॉन्गर ड्रायर विंड्स विच स्प्रेड द फायर रैपिडली बाय फैनिंग द फ्लेम्स, ठीक है। हवा चलती है तो क्या होता है, दूर तक जो है लपटें निकल जाती हैं, तो इससे क्या होता है, इंटेंसिटी बढ़ती चली जाती है। These wind reach high speeds and temperature after passing through mountain passes, ठीक है। तो ये दो जो कारण है ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है विंटर वाइल्ड फायर्स होने के सदर्न कैलिफोर्निया में, और ये जो दोनों कारण हैं ये बहुत ही मजबूती से आपको यहाँ बताए गए हैं कि 2024 सदर्न कैलिफोर्निया में ड्राइएस्ट विंटर रही है, और सेंट एना विंड्स जो हैं ये फैसिलिटेट करती हैं वाइल्ड फायर्स को। नेशनल न्यूज़ की चर्चा करें तो बैंगलोर मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट ने सेटअप किया है साउथ इंडिया का पहला इन्फेक्शियस डिजीज रिसर्च लैब। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको कि पहला साउथ इंडिया का इन्फेक्शियस डिजीज रिसर्च लैब कहाँ पे आया है, तो ये बैंगलोर मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट बैंगलोर में आया है। किसने अप्रूव किया है, तो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने इसके इस्टेब्लिशमेंट को अप्रूवल दे दी है। ये कहाँ पे आएगा, ये बैंगलोर मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में आएगा। क्या आएगा, साउथ इंडिया का पहला इन्फेक्शियस डिजीज रिसर्च एंड डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी। तो ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। साउथ इंडिया का पहला इन्फेक्शियस डिजीज रिसर्च एंड डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी कहाँ पे इस्टेब्लिश की जाएगी, तो ये बैंगलोर मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में इस्टेब्लिश की जाएगी। इसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा, इसमें क्या होगा, डायग्नोसिस को एनहांस किया जाएगा और रिसर्च कैपेबिलिटीज एक्सपैंड की जाएंगी फॉर इन्फेक्शियस डिजीजेस कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, फंगाई एंड पैरासाइट्स। तो ये बात आप याद रखिएगा। यहाँ पे फोकस एरियाज क्या होगा, बैक्टीरियोलॉजी, बैक्टीरियल पैटर्न्स को स्टडी करने के लिए, माइकोलॉजी, फंगल पैटर्न्स को स्टडी करने के लिए, और पैरासिटोलॉजी, पैरासाइट्स के ट्रेंड को ऑब्जर्व करने के लिए, डायग्नोस करने के लिए और रिसर्च करने के लिए। ये कुछ फोकस एरियाज रहेंगे। बैंगलोर मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश्ड, साउथ इंडिया का पहला इन्फेक्शियस डिजीज रिसर्च एंड डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी है, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ पे आते हैं तो भारत क्लीन टेक मैन्युफैक्चरिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। क्या नाम है इसका, भारत क्लीन टेक। क्लीन टेक क्या होती है, क्लीन टेक्नोलॉजी जो होती है, ठीक है, क्लीन टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चरिंग प्लेटफॉर्म। जैसे ग्रीन हाइड्रोजन है ये क्लीन टेक्नोलॉजी है ना, जैसे सीएनजी है ये ग्रीन टेक्नोलॉजी है। तो इसी के लिए भारत क्लीन टेक मैन्युफैक्चरिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। कहाँ पे, भारत क्लाइमेट फोरम 2025 न्यू दिल्ली में ये लॉन्च किया गया है। भारत क्लाइमेट फोरम 2025 न्यू दिल्ली में ये लॉन्च किया गया है। किसने लॉन्च किया है, तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री श्री पीयूष गोयल जी ने इसको लॉन्च किया है। याद रखिएगा, श्री पीयूष गोयल जी ने लॉन्च किया है भारत क्लीन टेक मैन्युफैक्चरिंग प्लेटफॉर्म, ठीक है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा इस पूरे प्लेटफॉर्म का, तो ये इंडिया के जो क्लीन टेक हैं उनकी वैल्यू को स्ट्रेंथन करेगा। जो भी वैल्यू चेन्स है, जैसे सोलर में वैल्यू चेन्स हुई, विंड की वैल्यू चेन्स हो गई, हाइड्रोजन की हो गई, बैटरी स्टोरेज सेक्टर्स की हो गई, इनको स्ट्रेंथनिंग मिलेगी। साथ ही साथ एक प्लेटफॉर्म मिलेगा जहाँ पे कोलैबोरेशन होगा, को इनोवेशन से संबंधित, फाइनेंसिंग से संबंधित, स्केलिंग अप से संबंधित और शेयरिंग ऑफ रिसोर्स एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित। इंडिया की क्लीन एनर्जी परफॉर्मेंस की बात करें तो इंडिया ने अचीव किया है 200 गीगावाट ऑफ क्लीन एनर्जी,
और इंडिया को कितना अचीव करना है? इंडिया को 500 गीगावाट ऑफ नॉन रिन्यूएबल एनर्जी अचीव करना है बाय 2030। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है, 500 गीगावाट्स की रिन्यूएबल एनर्जी इंडिया को अचीव करनी है और इंडिया 200 गीगावाट्स अचीव कर चुका है। और इंडिया हैज वर्ल्ड लार्जेस्ट इंटरकनेक्टेड एनर्जी ग्रिड, तो ये भी याद रखिएगा आप। रीजनल मेट्रोलॉजिकल सेंटर इस्टेब्लिश किया जाएगा जम्मू में, ये बात याद रखिएगा। क्या इस्टेब्लिश किया जाएगा जम्मू में? तो रीजनल मेट्रोलॉजिकल सेंटर, रीजनल मेट्रोलॉजिकल सेंटर कहाँ पे इस्टेब्लिश किया जाएगा? तो ये जम्मू में इस्टेब्लिश किया जाएगा। कब किया जाएगा? तो 150वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की, उसी के सेलिब्रेशन में रीजनल मेट्रोलॉजिकल सेंटर स्टैब्लिश किया जाएगा जम्मू में। इसका अनाउंसमेंट किसने किया था? इसका अनाउंसमेंट किया था यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन फॉर द मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। ये बात याद रखिएगा, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने अनाउंस किया था कि रीजनल मेट्रोलॉजिकल सेंटर इस्टेब्लिश किया जाएगा जम्मू में। इससे क्या होगा? वेदर फोरकास्टिंग एनहांस होगी, डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस इंक्रीज किया जा सकेगा, क्लाइमेट रेजिलियंस जम्मू कश्मीर में बढ़ाई जा सकती है, और ये रेप्लिकेट करेगा सक्सेस ऑफ श्रीनगर मेट्रोलॉजी सेंटर। ठीक है, तो श्रीनगर मेट्रोलॉजी सेंटर के सक्सेस को रेप्लिकेट करेगा जम्मू मेट्रोलॉजिकल सेंटर। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की बात करें तो इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1875 में। नेक्स्ट बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। तो अदानी ग्रुप ने डिसाइड किया है, अदानी ग्रुप ने डिक्लेयर किया है कि 75,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया जाएगा छत्तीसगढ़ में। तो ये बात आप याद रखिएगा, 75,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया जाएगा छत्तीसगढ़ में। कौन सी कॉर्पोरेट कंपनी करेगी, कॉर्पोरेट एंटिटी? तो ये जो एंटिटी है ये अदानी ग्रुप है, जो कि 75,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेगी छत्तीसगढ़ में। क्या क्या फोकस रहेगा? तो एनर्जी और सीमेंट इंडस्ट्री में, तो ये भी याद रखिएगा, एनर्जी और सीमेंट इंडस्ट्री में अदानी ग्रुप 75,000 करोड़ इन्वेस्ट करेगा छत्तीसगढ़ में। ठीक है, अब ये आपको सेक्टोरल कंट्रीब्यूशन नहीं देखना है, लेकिन एक बार लिखा हुआ है तो हल्के से पढ़ लीजिए। 60,000 करोड़ रुपए पावर जनरेशन के लिए एलोकेट किए जाएंगे, 5,000 करोड़ इन्वेस्ट किए जाएंगे सीमेंट प्लांट्स के एक्सपेंशन में, और 10,000 करोड़ किए जाएंगे एजुकेशन, हेल्थ केयर, स्किल डेवलपमेंट और टूरिज्म में। ठीक है, ये CSR कमिटमेंट होगा, ये CSR कमिटमेंट होगा। तो ये बात हो गई छत्तीसगढ़ की। ई वे बिल्स सर्ज इन दिसंबर, तो हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे ई वे बिल्स की, देखेंगे ई वे बिल्स का ट्रेंड कैसा रहा है, ई वे बिल्स होते क्या हैं, कब ये आए हैं और इनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग करंट अफेयर्स देखेंगे। तो ई वे बिल जनरेशन हुआ है दिसंबर 2024 का 8.8 करोड़, तो ये बात आप याद रखिएगा, 8.8 करोड़ जनरेशन हुआ है ई वे बिल्स का, विच इज सेकेंड हाइएस्ट इन 2 ईयर्स। 2 सालों में सबसे ज्यादा ये ई वे बिल जनरेट हुआ है 8.8 करोड़ का। ईयर ऑन ईयर ग्रोथ कितनी हुई है? तो 17.6% इंक्रीज देखा गया है, और मंथ ऑन मंथ इंक्रीज देखें तो ये 9.3% इंक्रीज हुआ है नवंबर 2024 के ई वे बिल जनरेशन से। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो 9 करोड़ दिसंबर 2022 में जनरेट किया गया था, जो कि हाईएस्ट था। और सेकंड हाईएस्ट कितना रहा है? सेकंड हाईएस्ट रहा है 8.8 करोड़। तो ये बात आप याद रखिएगा, 8.8 करोड़ क्या है? सेकंड हाईएस्ट रहा है दिसंबर 2022 के 9 करोड़ ई वे बिल जनरेशन के बाद। चर्चा कर लेते हैं ई वे बिल की। क्या होता है ई वे बिल? तो ई वे बिल पूरा फुल फॉर्म है इसका इलेक्ट्रॉनिक वे बिल। इलेक्ट्रॉनिक वे बिल ये क्या होता है? ये एक मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है जब किसी भी गुड को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सप्लाई किया जाता है। तो ये क्या है? ये GST के अंदर आता है। तो जब इंटर स्टेट एक्सचेंज होता है या इंटर स्टेट मूवमेंट होता है गुड्स का, तब एक इलेक्ट्रॉनिक वे बिल जनरेट किया जाता है। और ये कब जनरेट किया जाता है? जब जो इंटर स्टेट एक्सचेंज हो रहा है गुड्स का, उनका कंसाइनमेंट की वैल्यू होती है 50,000। अगर किसी भी इंटर स्टेट सप्लाई की गुड्स की वैल्यू 50,000 से ज़्यादा है, तब इलेक्ट्रॉनिक वे बिल जनरेट किया जाता है। ये मैकेनिज्म आया है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स GST के अंदर। तो ये बात आपको याद रखनी है। ई वे बिल किसके अंदर आया है? तो ई वे बिल GST का एक मैकेनिज्म है, और ये मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है जो कि कैरी करना पड़ता है जब इंटर स्टेट मूवमेंट ऑफ गुड्स होते हैं। और मूवमेंट ऑफ गुड्स जब होते हैं तो उनकी
कंसाइनमेंट वैल्यू 50,000 से अधिक होनी चाहिए, तभी ई वे बिल जनरेट करने की ज़रूरत पड़ती है। अगर कोई भी गुड की कंसाइनमेंट की वैल्यू 49,000 है, तब ई वे बिल को जनरेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब हम लोग यहाँ पे कॉम्पोनेंट्स देख लेंगे कि ई वे बिल में क्या क्या कॉम्पोनेंट्स होते हैं। तो इसमें जीएसटी नंबर रहता है, प्लेस ऑफ डिलीवरी रहती है पिन कोड के साथ कि कहाँ पे माल डिलीवर किया जाएगा, गुड्स कहाँ पे होगा, इनवॉइस या चालान नंबर एंड डेट, वैल्यू ऑफ गुड्स और HSN कोड। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें होती हैं, और भी बातें होती हैं, पर ये कुछ इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण बातें होती हैं ई वे बिल की। साथ ही साथ स्टेट वाइज रूल्स एंड लिमिट्स भी हैं। कोई अपना स्टेट अपनी खुद के भी रूल लगा सकता है, जैसे तमिलनाडु ने किया है। जैसे यहाँ पे हमने आपको बताया कि स्टैंडर्ड तो है 50,000, लेकिन तमिलनाडु में वही गुड्स का कंसाइनमेंट की वैल्यू अगर 1 लाख से कम है तो ये ई वे बिल नहीं जनरेट किया जा सकता है। तो स्टेट वाइज वेरिएशंस भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये बात भी याद रखिएगा। ई वे बिल की वैलिडिटी कब तक होती है? तो या तो 1 दिन की वैलिडिटी होती है फॉर एवरी 100 किलोमीटर ऑफ गुड्स मूवमेंट, ठीक है। तो 1 डे वैलिडिटी फॉर एवरी 100 किलोमीटर ऑफ गुड्स मूवमेंट, ठीक है। तो 1 दिन के अंदर अगर आप 100 किलोमीटर्स के अंदर वैल्यू सप्लाई किए हैं, गुड सप्लाई किए हैं, तब आपको जनरेट करने की ज़रूरत नहीं है। पर अगर आप 200 किलोमीटर पे अब सप्लाई कर रहे हैं तो आपको नया ई वे बिल जनरेट करना पड़ेगा, है ना। तो ये हो गई ई वे बिल की वैलिडिटी। कुछ गुड्स हैं जिनको एक्सक्लूड कर दिया गया है ई वे बिल से, जैसे कि पेरिशेबल आइटम्स हो गए, मीट हो गया, मिल्क हो गए, फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गई, गोल्ड एंड सिल्वर ज्वेलरी हो गई, कुकिंग गैस सिलेंडर्स हो गए, रॉ सिल्क, वुल, हैंडलूम्स। कुछ ये नोटेबल एक्सेप्शंस हैं ई वे बिल जनरेट करने से। ई वे बिल कब इंप्लीमेंट हुआ था? तो ई वे बिल का इंप्लीमेंटेशन शुरुआत हुई थी 1 अप्रैल 2018 से। तो ये बात भी याद रखिएगा बैकग्राउंड नॉलेज के अनुसार। साथियों, आज से कुंभ आरंभ हो चुका है, जो कि प्रयागराज में ऑब्जर्व किया जा रहा है, मनाया जा रहा है बहुत ही धूमधाम से। तो इसी के चलते कुंभवाणी रेडियो एफएम लॉन्च किया गया है। तो आपको याद रखना है, कुंभवाणी रेडियो एफएम लॉन्च किया गया है। कौन से हर्ट्स पे, कौन सी फ्रीक्वेंसी पे? तो 103.5 फ्रीक्वेंसी पे, 103.5 मेगा हर्ट्स पे लॉन्च किया गया है कुंभवाणी। तो ये 10 जनवरी 2025 को लॉन्च किया गया था। किसने इनॉग्रेट किया है? तो उत्तर प्रदेश के सीएम साहब योगी आदित्यनाथ जी ने इसका इनॉग्रेशन किया था। ये लेकिन याद रखिएगा, ये पहले से ही एग्जिस्टेंस में रहा है, इसको रिन्यू किया गया है, ठीक है, इसको रीलॉन्च किया गया है। ये कब पॉपुलर हुआ था? ये 2013 के कुंभ में पॉपुलर हुआ था, और 2019 के अर्ध कुंभ में तो अच्छा खासा यूज़ किया गया था। तो ये चैनल को रीस्टैब्लिश किया गया है फॉर महाकुंभ 2025। तो ये बात आप याद रखिएगा कि ये इस बार के लिए नहीं किया गया है, ये 2013 से चलता आ रहा है। ब्रॉडकास्ट पीरियड कब तक से कब तक रहेगा? तो जनवरी 10 से फरवरी 26 2025 तक रहेगा। तो जब तक कुंभ रहेगा, कुंभ चलता है 26 फरवरी 2025 तक, तब तक कुंभवाणी अपनी सेवाएं देगा। ऑपरेटिंग आवर्स क्या होंगे? 5:55 AM से 10:05 रात तक। तो डेली ये 5:55 से सुबह 5:55 से रात के 10:05 तक डेली ब्रॉडकास्ट होता रहेगा। फ्रीक्वेंसी याद रखिएगा 103.5 मेगाहर्ट्ज। अब इसमें क्या क्या होगा? तो इसमें स्पेशल प्रोग्रामिंग अनाउंस की जाएगी, टेलीकास्ट की जाएगी। जैसे लाइव ब्रॉडकास्ट हो गई, मेन बेदिंग रिचुअल्स ऑन जनवरी 14, 29 एंड फरवरी 3 फॉर डेली लाइव अपडेट्स फ्रॉम कुंभ एरिया। कल्चर प्रेजेंटेशन होगा, जैसे सीरियल सुनाया जाएगा शिव महिमा, शिव पुराण के बारे में, ठीक है। टॉक शोज होंगे, नमस्कार प्रयागराज, फ्रॉम द बैंक ऑफ संगम। हेल्थ काउंसलिंग होगी, जहाँ पे आप लाइव हेल्थ कंसल्टेशंस ले सकते हैं। न्यूज़ एंड इन्फॉर्मेशन, क्या क्या वहाँ पे चल रहा है, इंपॉर्टेंट नोटिसेज ऑन ट्रैवल, हेल्थ, हाइजीन एंड सेफ्टी, इन सारी चीज़ों के बारे में कुंभवाणी में टेलीकास्ट किया जाएगा। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट हमने देख लिया, ये 2013 में लॉन्च किया गया था, 2019 में पॉपुलर हो गया था, और 2025 महाकुंभ में इसको रीस्टैब्लिश किया गया है।